हेलो टू ऑल, वेलकम बैक। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने आपकी सॉइल मैकेनिक्स जो है वो शुरू कर दी हुई है और प्रॉपरली एसएससी जेई लेवल को टारगेट कर रहे हैं हम इस सब्जेक्ट के लिए। और लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था, जो हमने आपका लेक्चर 1 पढ़ा है, उसके अंदर मैंने आपको सिर्फ आपकी जो इंट्रोडक्शन रही थी, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपके सॉइल मैकेनिक्स का, हमने वो डिस्कस किया था। ठीक है, तो थोड़े से पॉइंट उसके फिर से मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको बताता हूँ, और आपने वो पॉइंट सारे के सारे याद रखे होंगे। जैसा कि पहले पॉइंट मैंने आपको वहाँ बोला था कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है, तो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन हो जाएगा? डॉक्टर कार्ल तरजागी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैंने इसके अंदर आपको बोला था जो आपको याद रखना है कि कार्ल तरजागी ने अपनी कौन सी बुक पब्लिश की थी पहले, और वो कौन सी थी? आपकी अर्ध बहु मैकेनिक्स। ठीक है, और कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी ये बुक, ये भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और वो क्या हो जाएगी? 1925। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके डिस्कस किए थे। साथ ही में हमने सॉइल मैकेनिक्स होता क्या है वो हमने डिस्कस किया था, और सॉइल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सॉइल मैकेनिक्स में हमें एक्चुअली में जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी वो पता चल रही हैं। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, जब आपका वाटर फ्लो करता है सॉइल में, या बाय द एक्शन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब आपके पास सॉइल मैकेनिक्स की डेफिनेशन आपको बिल्कुल समझ आ गई। जब आपको सॉइल मैकेनिक्स की ये सारी चीजें समझ आ गई, उसके बाद आपने उसको जब अप्लाई किया प्रैक्टिकली, ठीक है, जब आपने उसको फील्ड में अप्लाई किया प्रैक्टिकल, जो आपके स्ट्रक्चर्स थे बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, या बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो पार्ट कौन सा हो जाएगा? आपका सॉइल इंजीनियरिंग का। ठीक है, वो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आज हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। उससे पहले गाइस आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा चैनल जो टेलीग्राम पे है वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जैसे ही हमारे मेन मेन लेक्चर खत्म होते जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर मंडे से लेके फ्राइडे तक पढ़ रहे हैं, अगर एक वीक में हम 4 से 5 लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट डे उसका टेस्ट होगा आपका, और वो जो टेस्ट है वो आपका होगा टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, उसका फायदा क्या है कि आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर जब आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, दे रहे हो, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपको इंस्टेंट मिल रहा है। ठीक है, उसी के अंदर मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, आपका रैंक आपको पता चल जाता है अमंग योर फ्रेंड्स, और आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो जितना मर्जी पढ़ते रहो, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है बिल्कुल। और ये देखो, ये चैनल है हमारा सिविल इंजीनियरिंग बाय एडी। ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी मैं बाकी भी टेस्ट ले चुका हूँ, पर वो कुछ अरेंज वे में नहीं थे। अब जो हम टेस्ट लेंगे ये बिल्कुल अरेंज वे में होंगे। हम अगर आपका सॉइल पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सॉइल के बिल्कुल टेस्ट देता जाऊंगा, जो हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से टेस्ट आते जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि टेस्ट में आपको बिलो जेई लेवल दूंगा, बिल्कुल नहीं, मैं आपको एसएससी का जो लेवल है वहीं से आपको टेस्ट जो है वो दूंगा। ठीक है, तो गाइज ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां जाके मतलब ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसको फटाफट ज्वाइन कर लो। ठीक है, आओ बात करते हैं आज क्या हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप बोल सकते हो पॉइंट है आपकी सॉइल इंजीनियरिंग में जो आपको पढ़ना है, वो होता है आपका ओरिजिन ऑफ सॉइल। ठीक है, अगर आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा हो, ठीक है, जब आपने सिलेबस ओपन किया हो, आपके एसएससी का सिलेबस ले लो चाहे आप, चाहे अगर आप स्टेट के एग्जाम जेके एसएसबी जेई का सिलेबस ले लो, वहां पे शुरू में ही पहला पॉइंट आपको दिख जाएगा वहां पे ओरिजिन ऑफ सॉइल का। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ सॉइल का मतलब क्या हुआ कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ठीक है, उसका ओरिजिन कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं इस ओरिजिन ऑफ सॉइल के अंदर। मैं साथ ही साथ आपको बताता भी रहूंगा कि जेई पे कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और जेई लेवल में कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है इसके अंदर पैडोजीनीसिस। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पॉइंट ये आसान भी लगेगा कि सर ये क्या छोटी सी बात है, पर बहुत सारे बच्चे आप में ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये वर्ड पहली बार सुना होगा। ठीक है, तो जिन्होंने ये वर्ड पहली बार सुना है वो ये दोबारा अब नहीं बोलेंगे, और जिन्होंने ऑलरेडी ये वर्ड को पहले सुना हुआ है वो इससे रिलेटेड नई चीजें जो हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पैडोजेनेसिस होता क्या एक्चुअली में? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज पैडोजेनेसिस। मतलब जो प्रोसेस है, जिसकी प्रोसेस की वजह से आपकी जो सॉइल बनती है, फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है आपकी पैडोजेनेसिस। ठीक है, आपके सॉइल इंजीनियरिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैडोजेनेसिस क्या होती है।
ना सिर्फ आपके किसी जेई में ये ऑब्जेक्टिव बनेगा, बल्कि आपसे अगर आप इंटरव्यू देते हो तो भी आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के प्रोसेस को क्या बोला जाता है। ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन की बात। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टेप देखेंगे। सबसे पहले क्या होती है, आपकी इरोजन होती है। ठीक है, इरोजन होती है, तो इरोजन का मतलब क्या हो गया, आपका कोई पहाड़ है, ठीक है, कोई भी आपकी हिल है, कोई भी आपका एरिया है जहाँ पे आपकी सॉइल है पहले से, वहां से सॉइल के टूटना। ठीक है, मतलब डी अटैचमेंट होनी आपके सॉइल के पार्टिकल्स की, उस चीज को बोल देते हो आप, क्या बोलते हो, इरोजन। अब इरोजन के कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, उनकी बात हम आगे करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको पिक्चर में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि यहाँ पे देखो किसी भी हिल की इरोजन हो रही है, मतलब एक पहाड़ का टुकड़ा जो है वो दूसरे से अलग हो रहा है। ठीक है, अब ये जब अलग हो गया, उसकी क्या हुई, इरोजन हुई। अब उसको क्या करना है, पहाड़ के टुकड़े को किसी दूसरी जगह जाना है। ठीक है, जब किसी दूसरी जगह में आप उसको लेके जाओगे, उस चीज को क्या बोल दोगे, ट्रांसपोर्टेशन। अब आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसी भी वजह से हो सकती है। ठीक है, वो रनिंग वाटर की वजह से भी हो सकती है, आपका पानी उसको बहा के ले गया, विंड की वजह से भी हो सकती है, हवाएं बहुत तेज थी वो उसको लेके चलेगी, या आइस की वजह से भी हो सकती है, जो आपके एवलॉन्च वगैरह आते हैं उन वजह से भी हो सकती है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फिर से सेकंड स्टेप आपका कौन सा हो गया यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगी, अब जो साइल आपकी ट्रांसपोर्ट हुई है वो कहीं जाके डिपॉजिट होगी। आपने रेगिस्तान देखे होंगे, वहां पे क्या होता है, जब मिट्टी उड़ती है तो जाके उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं। तो उस थर्ड स्टेप को बोला जाता है आपका डेपोजिशन। ठीक है, अब डेपोजिशन में क्या होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा डेपोजिशन के बाद, उसमें क्या होगा कि जब सॉइल आपकी डिपॉजिट होती गई, ठीक है, एक टाइम ऐसा आया उस पे अपहीवल हो गया। अपहीवल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि वहां पे छोटे छोटे ऐसे फिर से जो पहाड़ थे, ठीक है, वो बनने लग गए, तो उस चीज को बोल देते हो आप अपहीवल। बस जब आपका अपहीवल हो गया और ये स्टेप फिर से कंटिन्यू, फिर इसकी इरोजन होगी, इरोजन के बाद फिर से ट्रांसपोर्टेशन, फिर से डेपोजिशन और फिर से अपहीवल। मतलब ये जो पूरे का पूरा पैडोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये आपका घूमता रहता है, ये आपका चलता रहता है। पर अगर आपसे कोई सीक्वेंस पूछ ले कि सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा, तो याद रखना वो सबसे पहला होगा इरोजन, दूसरा स्टेप होगा आपकी ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड स्टेप आपका हो जाएगा डेपोजिशन और फोर्थ स्टेप आपका हो जाएगा अपहीवल। अब चाहे आप एसएससी जेई का पेपर दे रहे हो, चाहे आप किसी भी और स्टेट का जेई का या इवन की एई का पेपर दे रहे हो, तो उसके अंदर आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ अरेंज द स्टेप्स ऑफ पैडोजेनेसिस। इस तरीके का क्वेश्चन होगा, जैसे वो बोल देगा पहला स्टेप उसने लिख दिया ऑप्शन में इरोजन, अपहीवल, डेपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक ऑप्शन वो दे देगा इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डेपोजिशन, अपहीवल। एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन, डेपोजिशन, और आपकी एक आ जाएगा सपोज कोई और दे देगा। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से पता है कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, पहले आपकी इरोजन हो रही है, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, फिर उसकी डेपोजिशन हो रही है और उसके बाद उसका अपहीवल हो रहा है। ठीक है, तो ये तो होगी आपके स्टेप्स की बात। तो ये जब आप अपने बुक से पढ़ोगे तो आपको ये वाली कुछ फिगर नजर आ जाएगी। पहले आपका जो पहाड़ है उसकी इरोजन हुई, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुई, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डेपोजिशन हुई, फिर से अपहीवल, मतलब एक पहाड़ बन गया, और फिर से ये जो साइकिल है वो रिपीट होना शुरू हो गया। ठीक है, अब इरोजन किस वजह से होगी, ये फैक्टर सिर्फ इरोजन नहीं है, ये और भी फैक्टर्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे पर आगे टाइम आने पे। ठीक है, उसी के बाद एक और आपके जेई लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ नीचे पॉइंट लिखा है, इफ द सॉइल स्टेज एट द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इफ द सॉइल स्टेज एट द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन जस्ट अबव द पेरेंट रॉक, देन इट इज कॉल्ड एज रेजिड्यूल सॉइल। अगर आपकी कोई सॉइल आपके पेरेंट रॉक के पास ही डिपॉजिट हो जाए या वहीं पे स्टे हो जाए, उस सॉइल को बोला जाता है रेजिड्यूल सॉइल। ये क्वेश्चन आपके जेई एग्जामों में बहुत बार आया हुआ है कि वो कौन सी सॉइल होती है जो आपके पेरेंट रॉक के पास ही स्टे कर जाती है या डिपॉजिट होती है, वो कौन सी हो जाएगी, रेजिड्यूल सॉइल। वैसे ही इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आपसे बन सकता है कि जो रेजिड्यूल सॉइल होती है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पेरेंट रॉक से अलग होती हैं? नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पेरेंट रॉक से सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको।
अब देखते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, कि आपकी सॉइल जो है वो कैसे कैसे बनती है या कैसे कैसे अलग होती है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखो, दो मेन रीजन होते हैं आपके सॉइल के बनने के। एक होता है आपका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, या आप इसको सिंपली याद रख सकते हो कि अगर सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल फोर्सेस अगर रिस्पॉन्सिबल हों तो वो हो जाएगी फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, और दूसरी हो जाएगी आपकी केमिकल डिकम्पोजिशन। केमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ कि कुछ केमिकल चेंज आ गया आपकी पेरेंट रॉक से। ठीक है, जो आपकी पेरेंट रॉक थी और जो उसके बाद दूसरी रॉक आपकी तैयार हुई, उसमें कुछ केमिकल चेंज आ जाए तो वो हो जाती है केमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं: टेम्परेचर चेंज, वेजिंग, स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स और एब्रेशन, और वैसे केमिकल में हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, सोल्यूशन और हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेप्स आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके एसएससी मेंस में तो ये पूरा स्टेप आपका 10-20 नंबर का आ सकता है, और जेई की बात करूं तो किसी एक स्टेप से पूछ सकते हैं कि इसमें क्या है। तो सारे स्टेप्स की जो थ्योरी है वो तो मैंने यहाँ पे आपको गिवन दी है, पर थ्योरी आप ऑलरेडी पढ़ लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट इसको समझाऊंगा कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने फिजिकल डिसइंटीग्रेशन शुरू किया है, और उसके अंदर पहला पॉइंट जो था वो टेम्परेचर चेंज का शुरू किया है। अब आपको एक चीज पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, एक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, वो हर एक मिनरल का अलग अलग है। ठीक है, वेरी करता है सारे मिनरल का, कुछ का ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा। उसकी वजह से क्या होगी, आपकी जो सॉइल का जो रॉक है, ये जो रॉक इकट्ठी हुई हुई है, उसके अंदर एक्सपेंशन हो सकती है और उसके अंदर आपकी कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। ठीक है, जब ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है ड्यू टू वेरिंग थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी ये जो रॉक होगी उसके अंदर ये बड़े बड़े क्रैक्स आना लग जाएंगे, और टाइम के हिसाब से क्या होगी कि ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये पहली चीज आ गई जो टेम्परेचर चेंज की वजह से आपकी वेरिएशन आएगी। ठीक है, किसमें, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में, और उसकी वजह से जो आपके रॉक है वो आपकी पेरेंट रॉक से अलग हो जाएगी। तो ये पहला पॉइंट था आपका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का। ठीक है, सेकंड आपका आता है इसके अंदर वेजिंग एक्शन ऑफ ऑयल्स। ठीक है, ये आप लोगों ने आम देखा होगा। अब होता क्या है कि जैसे जैसे सर्दियां आती हैं, और सर्दियों से पहले अगर किसी पहाड़ के बीच में क्रैक्स हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे अगर आपके पहाड़ के बीच में क्रैक्स हैं, तो उनके अंदर आपका अगर वाटर चला गया, ठीक है, जब आपका पानी चला जाएगा उसके अंदर और फिर से जब सर्दियां आएंगी, तो ये वाटर जम जाएगा, मतलब उसके आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे, और आइस क्रिस्टल क्या करेंगे, बाद में एक्सपैंड होंगे। ठीक है, स्नो जो होगी वो क्या होगी, आपकी एक्सपैंड होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्रैक ले आएगी और इसको पूरे के पूरे पीस को अलग कर देगी, रिमूव कर देगी। इस चीज को बोलते हैं वेजिंग। जैसे कि आपको यहाँ पे बिल्कुल इजीली समझ आ रहा होगा, पहले क्या हुआ, वाटर हुआ, फिर वो फ्रीज हुआ, और फिर उसने रॉक को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ये था सेकंड आपका वेजिंग एक्शन ऑफ आइस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स। ये भी आपने कॉमनली देखा होगा, जो बहुत सारी आपने एग्जांपल देखी होंगी कि पौधे आपके उग जाते हैं। इवन कि आपने कई जगह ऐसा भी देखा होगा आपके रूफ टॉप पे, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सी भी मिट्टी मिल जाए, या इवन कि आप देखोगे कि कंक्रीट स्लैब्स में भी आपके जो रूट्स हैं वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, सेम आपका रॉक्स में होता है। रॉक्स में ऑलरेडी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके प्लांट्स को चाहिए होते हैं, और छोटा सा भी प्लांट अगर वहाँ पे ग्रो करने लग गया तो वो क्रैक्स डेवलप करता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसके रूट्स बहुत बड़े हो जाते हैं और वो पूरे के पूरे पहाड़ को काटने लग जाता है और डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल ईजी सा पॉइंट था। नेक्स्ट देखिए आपका एक आता है एब्रेशन। ठीक है, एब्रेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझना, ये कोई पहाड़ है, ठीक है, कोई भी प्लेस है जहाँ पे सॉइल है या रॉक है, किसी भी ऐसी फोर्स की वजह से जब आपके ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हों, जब ये कोई फोर्स इसको टकराए इस पहाड़ को और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग करने लग जाए, उस चीज को बोलते हैं एब्रेशन। ठीक है, अब एब्रेशन जो होती है वो किसी भी चीज की वजह से हो सकती है। ठीक है, एब्रेशन की अगर बात करूं तो वो वाटर की वजह से भी हो सकती है, पानी टकराया और उसने थोड़े पार्टिकल्स आपके जो थे वो साथ लेके चला गया। ठीक है,
विंड की वजह से भी हो सकती है, जो आपने सैंड ड्यून्स वगैरह देखे होंगे, ठीक है, वो इसी की वजह से बनते हैं। एलोलाइन सॉइल जो होती है वो इसी की वजह से होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर इसमें एक और एलिमेंट आपको डालना हो तो ग्लेशियर, ठीक है, कोई आपका पहाड़ था बड़ा और ग्लेशियर टकराया, ऊपर से आया, इसको साथ में लेके चला गया। तो ये था आपका एब्रेशन जो आपका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट की, और वो आपकी क्या हो जाएगी, केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब केमिकल डिकम्पोजिशन आप याद नहीं रखते हो, प्रॉब्लम पता नहीं क्या है, आप लोग इसको छोड़ देते हो, पर इसको याद रखना बिल्कुल ईजी है। अब केमिकल डिकम्पोजिशन में होता क्या है कि आप सबको पता है कि जो आपकी सॉइल है इसमें अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर जो हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैसे ही सॉइल के अंदर वाटर भी होता है, और वैसे ही आपका जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और CO2 और ऑक्सीजन जब आपकी रिएक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ अलग अलग टाइम में, तो उन चीज़ों को बोलते हैं हम केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखो हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में आपको सिंपली याद रखना है, इसमें होता क्या है, जब आपका पानी मतलब वाटर और जो आपके रॉक मिनरल्स हैं वो कंबाइन करें और एक नया केमिकल कंपाउंड फॉर्म करें, और केमिकल रिएक्शन हो उसके अंदर, जिसकी वजह से कोई केमिकल चेंज आ रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या होगी, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। तो सिंपली याद रख सकते हो आप, आपका जो वाटर है, ठीक है, वो कंबाइन किया आपके रॉक में जो मिनरल प्रेजेंट थे, उसकी वजह से क्या हुआ, एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम में चेंज आया, मतलब आपकी एक्सपेंशन हुई या कॉन्ट्रैक्शन हुई, और आपके सॉइल पार्टिकल्स अलग हो गए। दूसरा देखो कार्बोनेशन। कार्बोनेशन का मतलब सिंपली है, उसके अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी इन्वायरमेंट के अंदर, वो रिएक्ट की किसके साथ, वाटर के साथ, और उसने क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। फिर से सेम प्रोसेस हुआ, डिकम्पोजिशन शुरू हुई। थर्ड पॉइंट आप देखो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में कौन इन्वॉल्व होगा, ऑक्सीजन के आयंस कंबाइन किसके साथ हुए, मिनरल्स के साथ, सेम प्रोसेस हुआ। फिर होता है आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, जब आपके जो रॉक मिनरल हैं वो डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज ये एक गिलास पानी है और आपने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया, ठीक है, सॉल्ट डाल दिया या इसके अंदर शुगर डाल दिया, आपने इसको अच्छे से हिलाया और ये टोटली डिसॉल्व हो गया। पर इस समय यहाँ पे क्या था कि जो रॉक के मिनरल्स हैं और जो पानी प्रेजेंट है, वो मिनरल्स पानी के अंदर डिसॉल्व हो गए, ठीक है। बस फिर केमिकल रिएक्शन हुई और प्रोसेस स्टार्ट हो गया आपका डिसइंटीग्रेशन का। हाइड्रोलिसिस सिंपल है, आपको पता है, H2 है, HDO जब आपका डिसएसोशिएट होता है तो वो किस में होता है, H पॉजिटिव आयंस में और OH नेगेटिव आयंस में। बस इसकी वजह से जो केमिकल चेंज आएगी उसको हम हाइड्रोलिसिस बोल देते हैं। तो ये थी आपकी केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। कुछ इस तरीके की आप देख सकते हो ये प्रोसेस होता है जब आपकी केमिकल डिकम्पोजिशन होती है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट जो आपसे जेई में डेफिनेटली अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा, अगर इवन एसएससी में के जेई के पेपर में या किसी भी पीएससी के एई के पेपर में, तो वो ये जरूर पूछेगा, जब आपकी फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की वजह से सॉइल बनती है तो वो सॉइल कौन सी होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। और कोर्स ग्रेन सॉइल की एग्जांपल कौन सी हो जाएगी, ग्रेवल्स और सैंड, ठीक है। और जो ग्रेवल्स और सैंड होते हैं उनमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होती, मतलब जो भी आपकी पेरेंट रॉक थी, ठीक है, जो भी आपकी पेरेंट रॉक थी जहां से इरोजन वगैरह शुरू हुई या जहां से डिसइंटीग्रेशन शुरू हुई, वैसे ही जो आगे चाइल्ड रॉक, ठीक है, बोल सकते हो, जो आपकी न्यू रॉक या चाइल्ड रॉक हुई वो सेम है, कोई भी केमिकल चेंज नहीं आई, उनको बोल देते हैं हम आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल्स, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी जो डिसइंटीग्रेशन है वो केमिकली हो रही है तो बनती हैं फाइन ग्रेन सॉइल, और एग्जांपल कौन सी हो जाएगी, क्ले और सिल्ट। और क्ले और सिल्ट में क्या होती है, आपकी केमिकल चेंज हो गई होती है, मतलब जो आपकी पेरेंट रॉक थी उसकी वजह से जो आपकी क्ले बनी या आपकी जो सिल्ट बनी उसमें कुछ केमिकल चेंज आ चुके हैं, ठीक है। मतलब कोई ना कोई नए मिनरल्स जो हैं, क्ले मिनरल्स उसके अंदर आ गए हुए हैं, जिसकी वजह से जो आपकी क्ले होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी प्लास्टिक नेचर की होती है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की वजह से कौन सी सॉइल बनती है
और केमिकल डिसइंटीग्रेशन की वजह से आपकी कौन सी सॉइल बनती है। ठीक है, तो गाइज ये था एक छोटा सा आपका टॉपिक जो था आपके ओरिजिन ऑफ सॉइल्स में। मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल शॉर्ट में इसको समझाया जाए, क्योंकि आपको बिल्कुल रटना नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है, पेपर में अपने आप स्ट्राइक हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक गाइज। फिर से मैं आपको एक बार फिर बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ये पूरी वीडियोस जो हैं आपको अच्छी लग रही हैं, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी ये मौका मिल सके इस लॉकडाउन के पीरियड में, मैं बोल सकता हूँ, जहाँ पे आपकी ऑफलाइन क्लासेस कोई भी नहीं लेगा। ठीक है, और आने वाले काफ़ी टाइम तक आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो नहीं होने वाली हैं, और यही ऑनलाइन क्लासेस आपके पास हैं, और इनका फ़ायदा उठाओ ताकि जो आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम है उसको आप क्लियर कर पाओ। ठीक है, और गाइस थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे।